Hi students, this is Malika Vaid and welcome to Med Academy. Now today we are going to start a new chapter, that is breathing and exchange of gases of class 11. Just a sum up of the chapter, what is this chapter is about. So let's start with all this chapter. Okay. So बात करते हैं पहले हम breathing and exchange. We all know what is breathing. The breathing is what? Exchange of O2 and CO2. Simple. Exchange of gases. Now this is the main area where you need to focus that what is exchange of gases, कैसे ये सब होता है. तो हम पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे, right? तो we all know breathing का process, ये सब कुछ. अब इसमें जो चीज़ें you need to study is first जो mechanism है breathing का, how the breathing is done, पूरा respiratory organ. Then coming to exchange of gases is very important. कैसे exchange होता है that you need to remember. Transport of O2 and CO2. ये कुछ चीज़ें हैं that आपको याद रखनी है. Okay, so let's get started. अब बात करते हैं exchange of gases में. पहले बात तो breathing जो है, हम जो normal human beings हैं we respire normally through nose. लेकिन कुछ organisms होते हैं ऐसे जो नोज के थ्रू या नॉस्ट्रल्स के थ्रू रिस्पायर नहीं कर पाते हैं. कैन यू नेम एनी? कोई भी. जैसे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने स्किन के सरफेस के थ्रू रिस्पायर करते हो? एनी एग्जाम्पल दैट माइट बी क्लिकिंग योर माइंड कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके मॉइस्ट सरफेस के थ्रू, सिंपल मतलब जो उनका एरिया है जैसे कवरिंग होती है उसके थ्रू वो रिस्पायर करते हो. नोस्ट्रल्स नहीं होती क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में लोअर वर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती है, मतलब नोस्ट्रल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. तो एग्जांपल्स में जैसे आ गए अर्थवॉर्म, इट इज़ एन वर्टिब्रेट. अर्थवॉर्म क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं और उनमें नोस्ट्रल्स नहीं होते. एग्जैक्ट ऑब्वियस सी बात है. तो अर्थवॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल. मतलब एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि इनमें अलग तरीके से क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है. और स्पॉन्जिस, सिलिंट्रेट, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होती है O2 एंड CO2 की. जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ से जो O2 है वो अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा. सिंपल तरीके से होती है. और भी जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो एक्वेटिक एनिमल्स में कौन होती है जिसके थ्रू, गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करती हैं. कौन है? दैट आर कॉल्ड एज, वी ऑल नो, दैट इज फिशेस ऑफ कोर्स. तो फिशेस हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है, किसके थ्रू रिस्पायर कर पाती हैं? वी ऑल नो दैट इज फिश, गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करती हैं. और फ्रॉग है, फ्रॉग मॉइस्ट एरिया से भी ब्रीथ करता है, लंग से भी ब्रीथ करता है. और आपको पता है कि जब वो टैडपोल कंडीशन में होते हैं तब वो किससे ब्रीथ कर पाते हैं? मॉइस्ट एरिया से. और जैसे ही वो एक यंग फ्रॉग में कन्वर्ट होंगे दे विल ब्रीथ थ्रू लंग्स, राइट? So this is just the respiratory organs which are present apart from human beings. Now we are coming to respiratory organs which are present in human beings. Okay. So this is just a मतलब detailed view, just a brief about it कि क्या क्या चीज़ें present होती हैं. First we all know किससे हम सांस लेंगे, क्या present होता है? Nostrils. Very good. तो क्या present होगा? Nostrils are present. उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. दोनों ही चीज़ें, फूड भी इससे पास करेगा, एयर भी इससे पास करेगी. देन फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग. दिस इज अ साउंड बॉक्स. इससे हमारी वॉइस जनरेट होती है और इसमें फूड नहीं जाएगा. कीप इन माइंड, नाम सेम है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन इसमें होगी बिकॉज फेरिंग्स, लैरिंग्स, एनिक्स दोनों में सेम है. दैट यू नीड टू रिमेंबर इट. Pharynx is a common passage for food and air both, whereas larynx is only the passage for air, जिससे air pass on होगी. और this is very important part. Glottis जिसे बोलेंगे उसके ऊपर कवरिंग होती है, that is epiglottis. ताकि अगर हम सांस ले रहे हैं खाना खाते समय तो क्या हो, ग्लॉटिस बंद हो जाएगा ताकि फूड जो है वो लैरिंग्स में ना जा पाए. ये फंक्शन है, सिंपल. देन लैरिंग्स के बाद, इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रेकिया. लैरिंग्स के बाद क्या आता है हमारा? ट्रेकिया. आई विल जस्ट शो यू डायग्राम कैसे ये सारी चीज़ें. ट्रेकिया के बाद व्हाट विल नेक्स्ट कम? नेक्स्ट इज ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई. लंग्स आएंगे ऑफ कोर्स. लंग्स में फिर वो ऐसे डिवाइड कर जाएंगी, ब्रोंकाई.
ब्रोंकाई के बाद वी शुड राइट, ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, ब्रोंकायोल्स, राइट, जो ब्रांचेस निकल जाती हैं दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंकायोल्स। एंड देन जो एक सर्कुलर सा बन जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रोंकाई है, और इसके बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, बराबर, व्हाट इज दिस कॉल्ड, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, एल्वियोलाई। तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोस। इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर होगा, वैस्कुलराइज्ड होगा, पूरा एंडोथेलियल की इस पे कवरिंग होगी। वी विल गोइंग टू स्टडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंडोथेलियल की कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। नाउ लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, सी, ये हो गया ग्लॉटिस, देन कमिंग टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद यहाँ से डिवाइड करते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया फिफ्थ थोरैसिक रीजन, फिफ्थ थोरैक्स पे, फिफ्थ थोरैसिक रीजन पे डिवाइड कर देता है। दिस इज आवर लंग्स, आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट देयर विद इट। ओके, सो लंग्स के बाहर ना कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरा। ये कवरिंग होती है, लंग्स जो है ना ये कवर्ड रहती हैं, मतलब अगर हम सांस लेते हैं तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी, ऑफ कोर्स व्हेन वी ब्रीथ फ्रिक्शन इज देयर, तो वो फ्रिक्शन जो है वो इसी की वजह से, मतलब जो एक थोरैसिक रीजन से अटैच होगी लंग्स, तो इसकी वो किसकी वजह से, प्लूरा से अटैचमेंट होगी, आउटर कवरिंग होती है। प्लूरा में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर प्लूरा और एक होता है इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा जो बाहर रिब से वगैरह सबसे कनेक्टेड होगी, इनर जो अंदर लंग से कनेक्टेड होगी, राइट। और इनके बीच में द स्पेस बिटवीन आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा इज कॉल्ड एज, हर एक स्पेस को कीप इन माइंड, कोई भी स्पेस अगर आउटर प्लूरा इनर प्लूरा मतलब कोई भी स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज कैविटी। तो प्लूरा है तो कौन सी कैविटी होगी, प्लूरल कैविटी जो स्पेस होगी, और उसमें क्या फिल्ड होगा, फ्लूइड फिल्ड होगा, ताकि जो रिब्स है वो इजीली मूव, जो लंग्स है वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आराम से जो भी उनका फंक्शन है वो कर सके, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके। तो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। और कैविटी कौन सी थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैविटी, कैविटी कौन सी थी, प्लूरल कैविटी। तो कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड। ओके, सो वेयर वाज आई, ट्रेकिया हो गया, ये हमारा लैरिंक्स, ये एपिग्लॉटिस। देन कमिंग टू ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड करेगा किस में, ब्रोंकाइज में। तो ये हो गए हमारे लेफ्ट ब्रोंकाई, देन राइट ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई के बाद क्या होगा, ब्रोंकायोल्स। तो ट्री लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंकायोल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकायोल्स। ओके, देन नेक्स्ट, ये से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी बताया, दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे, ये alveoli, alveoli. So keep in mind which part of lung is responsible for exchange of gases. Which part is responsible? That is our alveoli, जो बहुत ही important function we can say it as perform करते हैं. Okay, okay. Now next coming to जो steps होंगे वो कैसे होंगे, एक एयर आएगी, डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन CO2 की, तो उसके बाद एल्वियोलाई में पूरा पार्ट एक्सचेंज होगा CO2 O2, देन O2 पूरे ब्लड में ट्रांसफर होगी, फिर CO2 बाहर निकल जाएगी, पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एक्चुअल में होती कैसे है, क्या प्रोसेस है, वी ऑल नो, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इनहेल एक्सेल, इनहाला एक्साला, तो ये सब चीज़ें होंगी. तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट है. ओके, एंड और एक चीज जो लंग्स होंगी, वेंट्रल पार्ट मतलब बैक साइड, डॉर्सल मतलब फ्रंट साइड, वेंट्रल डॉर्सल. तो आगे जो लंग्स हैं वो किससे कवर्ड होंगी, वर्टिब्रल कॉलम से. एंड वेंट्रली, सॉरी, वेंट्रल इज फ्रंट पार्ट, डॉर्सल इज बैक साइड. तो किससे, वेंट्रली दे आर कवर्ड बाय स्टर्नम एंड डॉर्सली दे आर कवर्ड बाय
वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो आते हैं, और लोअर साइड में क्या होता है, लंग्स के रिब्स, डायफ्राम, सॉरी डायफ्राम मैंने इसमें दिखाया नहीं। नाउ कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दो चीज़ें होती हैं, इंस्पिरेशन एज वेल एज व्हाट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन नाम से पता चल रहा है, इंस्पायर दैट इज सांस अंदर लेना, एंड एक्सपिरेशन बाहर छोड़ना, राइट। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वी कैन से दैट द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव। मतलब लंग्स का इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर, पल्मोनरी व्हेनेवर द टर्म पल्मोनरी कम्स, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, पढ़ा है। तो पल्मोनरी इज ऑलवेज एसोसिएटेड, कीप इन माइंड द पल्मोनरी टर्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लंग्स। ओके, तो बात करते हैं इंस्पिरेशन में। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स का इंटरनल जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ऑफ कोर्स ये बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी। और एक्सपिरेशन में ऑफ कोर्स अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कम होगा तो क्या होगा, बाहर से अंदर से बाहर। जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से ऑपोजिट में जो मूवमेंट है वैसी होगी, राइट। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस, और इसमें इट इज मोर, या वी कैन से इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ भी जो भी आपको सूटेबल लगे। ओके, और अब इसमें होता क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं, लाइक मैंने ली, अब ये क्या हो गया, रिब्स मेरी क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मूवमेंट ऊपर हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप इंस्पिरेशन में डायफ्राम की मूवमेंट होगी ना, डायफ्राम ऊपर उठेगा। जैसे ये सपोज ये लंग्स हैं, ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर हुई तो उसी हिसाब से लंग्स ऊपर होंगी। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया और रिब्स और स्टर्नम भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सब ऊपर की तरफ पे मूव करेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कीप इन माइंड, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। डॉर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी, और डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे, और डॉर्सल वेंट्रल मतलब आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे का भी ऐसे लंग्स का जो है वॉल्यूम चेम्बर जो है बढ़ेगा, आगे पीछे का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का भी चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और डॉर्सल वेंट्रल का भी चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो डिक्रीज अगर जैसे प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हुआ है ना, तो एयर विल कम इन, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट एक्सपिरेशन में सब उल्टा हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम भी अपनी जगह पर आ जाएगा, रिब्स और स्टर्नम भी रिलैक्स्ड हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर अंदर का बड़ा है, बाहर का कम है, तो सिंपल जो भी प्रोसेस है वो CO2 बाहर निकलेगा, राइट। तो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, कुछ टर्म्स हैं दैट यू नीड टू मेमोराइज इट, दैट यू नीड टू मग अप, क्योंकि समझ में सब आएगा लेकिन जब लर्निंग में आएगी देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो बात करते हैं अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की हम इसमें बात करेंगे। पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आता है पहला टाइडल वॉल्यूम, TV we also call it as. This is the volume of air inspired, volume of air inspired or expired. Simple. नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना भी वॉल्यूम लिया, जितना भी बाहर छोड़ा, नॉर्मल एक्सपिरेशन में दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। अप्रॉक्सली हम कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज अप टू 6,000 to 8,000
मिलीलीटर पर मिनट, एक में पर मिनट इतना मिलीलीटर इंस्पायर और एक्सपायर। नॉर्मल रेस्पिरेशन में कोई फोर्स नहीं है या ज़बरदस्ती की सांस, फोर्स इंस्पिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन, फोर्सफुली हम इंस्पायर कर रहे हैं, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन का मतलब फोर्सफुली हम एक्सपायर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। नॉर्मल पर्सन normally can inspire at a normal inspiration, forceful inspiration, forceful inspiration, no person can inspire at a forceful inspiration। कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, कितना सांस अंदर ले रहे हैं, ले ली सांस, और मैं कितना ले पा रही हूँ, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर ली, उसके बाद में कितना ले पा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है 2500 to 3000 ml पर मिनट, ठीक है। इंस्पिरेटरी है, एक्सपिरेटरी भी होगा ऑफ कोर्स है। नॉर्मल पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कितना एक्सपायर हो पा रहा है, दैट इज 1000 to 1100 ml, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी बचे कुची एयर है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, उसके बाद वॉल्यूम लंग्स में कितनी बच गई, रिमेनिंग वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब ही क्या होता है, बचा कुचा। रेजिडुअल मतलब बचा कुचा, रेजिडुअल वॉल्यूम ये होती है अप्रॉक्स 1100 to 1200 ml, ठीक है। देन कमिंग टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। ये था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी पर्सन की कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कितनी उसकी कैपेसिटी है, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद वो मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो गई, उसके बाद वो कितना इंस्पायर कर सकता है। आ रही बात समझ, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो गई एंड एक्सपायर, उसके बाद में एक्सपिरेशन के बाद कितना इंस्पायर कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वैसे ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। उसी हिसाब से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी होती है, दैट इज अ नॉर्मल पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना मैं एक्सपायर कर पा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये होती है TV प्लस ERV, राइट। फिर नेक्स्ट कमिंग टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू विल स्टडी प्रॉपरली देन कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। देन कमिंग टू फोर्सफुल रेस्पिरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। This is volume of air that will remain in lungs after normal expiration. एक्सपिरेशन के बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितनी लंग्स में एयर बच रही थी, ये क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। ये होता है TV प्लस IRV प्लस ERV, या सिंपली बोल सकते हैं ERV प्लस RV। रेजिडुअल वॉल्यूम भी ERV प्लस RV, ERV प्लस RV। नेक्स्ट कमिंग टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये होता है ERV प्लस IRV प्लस TV। दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितनी लंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। देन नेक्स्ट कमिंग टू टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितनी लंग्स में जगह है और वो एयर ले सकता है, एयर एकोमोडेटेड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और कितनी जगह है कि और मैं एयर ले सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। ये लंग कैपेसिटी मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद मैं कितनी एयर ले सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला है हमारा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। Vital capacity was what? Vital capacity was a person can breathe in forceful expiration, or residual volume was
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट कमिंग टू, ये हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, हाउ द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज गोइंग टू टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये सब कुछ ब्लड में कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अभी तक का जो पूरा पार्ट था वो समझ आया होगा। If you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel Medacademy for more videos like this related to biology, chemistry and physics, and we will provide the course material for it. So please subscribe the channel. Thank you very much.